दरवाजे की घंटी बजते ही प्रिया ने अपने होठों को दांतों तले दबाया। उसके माथे पर पसीने की एक हल्की परत उभर आई, जो ठंडक के बावजूद बेचैनी का संकेत थी। उस आवाज में एक अजीब सा तनाव था। वो जानती थी आलोक आ गया है और उसके आने का मतलब है अब घर के शांत सहमे हुए सुकून का अंत। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आलोक ने अपनी चौड़ी देह को चौखट से अंदर धकेला। उसने बिना उसकी ओर देखे लगभग लापरवाही से अपने महंगे चमड़े के जूते उतारे और उन्हें वहीं छोड़ दिया। प्रिया ने दबे पांव पर तेजी फुर्ती से उसके हाथ से चमड़े का भारी भरकम दफ्तरी बैग ले लिया। वो जानती थी एक पल की भी देरी या किसी वस्तु को गलत जगह पर रखने की असावधानी उसके पति के विस्फोटक क्रोध को तत्काल भड़का सकती थी। वो पिछले 5 वर्षों से इस युद्ध क्षेत्र के नियम सीख चुकी थी। आलोक सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसके पैरों की धमक बताती थी कि आज का दिन उसके दफ्तर में अच्छा नहीं बीता है। जब तक आलोक ने अपनी सफेद दफ्तरी शर्ट और भारी भरकम ट्राउजर बदले, प्रिया ने किचन में लगभग उड़ते हुए प्रवेश किया। उसे पता था कि चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म तला हुआ होना अनिवार्य है, भले ही बाद में आलोक उसी पर सेहत बिगाड़ने का आरोप लगाए। आज वो थोड़ी आश्वस्त थी, क्योंकि उसने अपने हाथों से खास गर्मा गर्म समोसे तैयार किए थे, जो उसे एक समय में विशेष रूप से पसंद थे। उसने ट्रे में अदरक वाली कड़क चाय, हरी चटनी और सुनहरे क्रिस्पी समोसे करीने से सजाए। किचन से चाय की ट्रे लेकर वो डाइनिंग टेबल पर आई। आलोक पहले ही अपनी कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। उसके चेहरे की गहरी सलवटें और माथे की त्योरी बता रही थी कि उसका मन शांत नहीं है। प्रिया ने बहुत नरमी से ट्रे मेज पर रखी। आलोक ने धीमी सधी हुई नजरों से प्लेट में रखे समोसों को देखा। उसने एक समोसा उठाया, आधा तोड़ा और बिना खाए ही वापस प्लेट में रख दिया। उसके हाथ की नसों में तनाव स्पष्ट था। प्रिया, आवाज में एक तीखापन था जो किसी तलवार की धार जैसा महसूस हुआ, सीधा और घातक। प्रिया डर के मारे वहीं डाइनिंग टेबल के पास ठिठक गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई छोटी तौलिया छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला। जी आलोक। आलोक ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी जो रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बन चुकी थी। तुम्हें इसके अलावा कुछ और बनाना नहीं आता? रोज रोज ये तेल में डूबा कचरा। क्या मेरी सेहत की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? सुबह भी पूरियां थीं और शाम को भी ये चिकनाई। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आवाज मुश्किल से निकली, जैसे गले में कुछ फंस गया हो। पर आलोक जी, आपको समोसे बहुत पसंद हैं और मैंने आज आलू की जगह पनीर भरकर। आलोक ने हंसने की एक कठोर व्यंग्यात्मक आवाज निकाली। पसंद थे, अब नहीं है। क्या तुम जानबूझकर मुझे मोटा करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब खिलाकर मेरा खून पीकर मोटी हो जाओगी? अगले नाम की चीज है या तुम्हारी सारी बुद्धि तुम्हारी रसोई के बर्तनों में ही समा गई है? तुम्हारी यह गंवारपंती कब खत्म होगी? क्रोध में आलोक ने चाय का प्याला उठाया और उसे मेज पर ऐसे दे मारा कि चाय छलक कर प्रिया के हाथ पर पड़ी। गर्म चाय की जलन से प्रिया ने हल्की सी आह भरी। प्याला मेज पर जोरदार टक्कर से गूंज उठा, पर वो गिरा नहीं। उस टक्कर की गूंज ने पूरे घर को थर्रा दिया। प्रिया बस सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू का एक नमकीन सैलाब भरने लगा था। ये रोज का नियम था, अपमान, जिल्लत और हर बात पर दोष। शादी के 2 महीने बाद से ही आलोक का ये राक्षसी व्यवहार शुरू हो गया था। घर के कोने में सोफे पर सहमे बैठे 2 बच्चे थे। बेटा अमन 8 वर्ष और बेटी आद्या 6 वर्ष। उन्होंने तुरंत अपनी किताबें खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। उनके छोटे छोटे चेहरों पर पिता के कमरे की ओर न देखने की एक अनकही सहमति थी। वे जानते थे कि पिता का गुस्सा किसी भी पल उन पर भी फट सकता है। आलोक ने उठकर मेज पर रखा अपना बैग उठाया। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि की एक कठोर रेखा खिंची हुई थी, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हो। मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम और तुम्हारा ये जहर भरा खाना दोनों मेरी नजर से दूर रहो। गरजते हुए वो घर से बाहर निकल गया। उसने चाय और समोसे दोनों को अनदेखा कर दिया और दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज ने प्रिया को बुरी तरह डरा दिया। प्रिया की आंखें खुली रहीं। उसने कांपते हाथों से मेज से छलक कर नीचे गिरे हुए
समोसों को साफ किया। उसके भीतर एक भयंकर खालीपन भर गया था। अर्धांगिनी, वो बुदबुदाई। पंडित जी ने कहा था ये तुम्हारा अर्धांग है, पर उसका अर्धांग तो रोज मरता था। आलोक घर के दरवाजे से कुछ ही दूर गया था कि उसके कदम लड़खड़ाए। उसे लगा जैसे जमीन हिल रही हो। वो रुककर अपने जूते देखने लगा, पर तभी उसके सामने एक विशालकाय असामान्य शख्सियत खड़ी हो गई। उसकी ऊंचाई सामान्य से बहुत अधिक थी और उसके वस्त्र गहरे काले रंग के थे जो प्रकाश को भी सोख रहे थे। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे उनमें कोई भयानक प्राचीन शक्ति समाई हो। कौन हो तुम? क्या चाहिए? आलोक घबरा गया। इस भीड़ भाड़ वाले आवासीय क्षेत्र में यह व्यक्ति इतना अलग क्यों लग रहा था? उसकी चाल ढाल और रंग रूप किसी आम आदमी जैसा नहीं था। जवाब में उस अजनबी ने कोई शब्द नहीं कहा। उसने बस एक तेज बिजली की गति से आलोक का दायां हाथ पकड़ा। आलोक को लगा जैसे उसका हाथ बर्फ के ठंडे लोहे की पकड़ में आ गया हो। इससे पहले कि आलोक कुछ समझ पाता, उस शख्स ने उसे जोर से अपनी ओर खींचा और लगभग घसीटना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? आलोक ने पूरी ताकत से विरोध किया, पर वो शख्स एक इंच भी नहीं हिला। आलोक के मस्तिष्क में भय और आत्मरक्षा का एक शब्द उभरा, प्रिया। उसने मुड़कर घर की तरफ देखा और पूरी तेज आवाज में चिल्लाया, प्रिया। पर ताज्जुब था। कुछ ही दूर पर खड़ी प्रिया ने, जो अभी भी दरवाजे की ओर देख रही होगी, उसकी आवाज नहीं सुनी, वरना तो उसकी हल्की सी आहट पर भी वो दौड़ती चली आती थी। इस बार वो जैसे पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी थी। अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, उस विशाल शख्स ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा। उसकी हंसी किसी धातु की आवाज जैसी थी। तुम मर चुके हो और मैं कालदूत हूँ। तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। कालदूत ने अपनी पकड़ और मजबूत की। आलोक को लगा जैसे उसके फेफड़ों से हवा निकल गई हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी जिंदा हूँ। पर जब तक वो कुछ समझ पाता, कालदूत ने उसे एक अजीब से भंवर वाले अंधकार में धकेल दिया। कुछ ही क्षणों में वे किसी दूसरी जगह पहुंच चुके थे। एक भव्य लेकिन अजीब से प्रकाश से भरा हुआ भवन। वहां सामने एक रत्न जड़ित विशाल सिंहासन पर एक विशालकाय काया विराजमान थी, जिसका तेज आंखों को चकाचौंध कर रहा था। वो यमराज थे। अब यमराज तुम्हारा फैसला करेंगे। कालदूत ने आलोक को सिंहासन के सामने एक कठोर धक्का दिया और खुद हवा में घुल गया। आलोक लड़खड़ाता हुआ वहां खड़ा रहा। उसकी आंखें भय से चौड़ी थीं। यमराज ने एक भारी आवाज में बोलना शुरू किया, जो पूरे हॉल में गूंज उठी। नाम आलोक, उम्र 42, विवाहित, पेशा अहंकार। यमराज ने अपनी स्वर्णिम पुस्तक में कुछ पढ़ा और फिर उनकी नजर आलोक पर टिक गई। मुझे मुझे घर जाना है, मेरी पत्नी और बच्चे। आलोक गिड़गिड़ाया। यमराज मुस्कुराए, पर उस मुस्कुराहट में कोई दया नहीं थी, केवल न्याय का कठोर संकल्प था। ठीक है, तुम्हें वापस जाना ही होगा, पर एक नए शरीर में। और तुम्हारे रिकॉर्ड के अनुसार तुमने अपने अर्धांग के साथ सख्त नाइंसाफी की है, इसलिए दोबारा जमीन पर भेजने से पहले तुम्हारा आधा अंग काट दिया जाएगा। आलोक का गला सूख गया। पर मैंने तो पूरे शरीर का ख्याल किया। ये कैसे हो सकता है कि मैं दाएं मुंह को खिलाऊं और बाएं को नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा, उसने हकलाते हुए कहा। यमराज की आवाज में एक हल्की सी उपहास भरी हंसी थी। विवाहित होकर ये भी नहीं जानते कि पुरुष का आधा अंग कौन सा होता है? यमराज के सवाल ने आलोक को भीतर तक झकझोर दिया। उसके मस्तिष्क में बिजली की गति से एक शब्द कौंधा। ओह, अर्धांगिनी! हाँ, ये वही शब्द था, वही पुकार जो पंडित जी ने आखिरी फेरे के बाद कही थी, जब उन्होंने प्रिया को बाईं तरफ बिठाते हुए कहा था, आज से ये तुम्हारा बायां अंग है, अर्थात तुम्हारी अर्धांगिनी है। उसे धुंधला सा याद आया कि उसने उस समय इस बात को केवल एक धार्मिक रस्म मानकर नजरअंदाज कर दिया था। उस समय तो उसका दिमाग बस ये हिसाब लगा रहा था कि शादी में कितना खर्चा हुआ और कितने मेहमानों को खाना पसंद आया। आलोक ने यमराज के सामने अपना सिर झुका लिया। उसके अंदर का अहंकार पहली बार टूटकर रेत जैसा बिखर गया। क्षमा क्षमा करें धर्मराज, मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं, वो हकलाया,
यमराज की आवाज अब और भी अधिक गंभीर हो गई। तुमने उसे अपना आधा अंग स्वीकार किया आलोक। तुमने 7 फेरों के समय ये वचन दिया कि तुम उसके सम्मान, सुरक्षा और सुख का ध्यान रखोगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपने ही देह के एक हिस्से को जानवरों जैसा बर्ताव दिया। तुमने उसका बनाया भोजन उसी के मुंह पर मारा। तुमने उसे गाली दी। तुमने अपमान किया। क्या कोई व्यक्ति अपने हाथ को थप्पड़ मारता है? क्या कोई अपने पांव को ठोकर मारता है? तुमने अपने अर्धांग को ही अपंग बना दिया। आलोक की आंखों के सामने पिछले 5 साल की सारी क्रूर घटनाएं किसी फ्लैशबैक की तरह घूम गईं। प्रिया का डर, बच्चों का सहमा हुआ चेहरा, समोसे की प्लेट फेंकना, हर अपमान, हर कठोर शब्द एक हथौड़े की तरह उसके सिर पर लग रहा था। ये एहसास भयंकर था कि उसने जिस पर अपना अधिकार समझा वो वास्तव में उसका आधा अस्तित्व था। उसने अहंकार में अपने ही जीवन का आधा हिस्सा नष्ट करने की कोशिश की थी। यमराज ने अपना फैसला सुनाया। तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हें धरती पर अर्धांग विहीन करके पैदा किया जाएगा। तुम अगले जन्म में एक ऐसे अपाहिज के रूप में जन्म लोगे जिसके पास वही अंग नहीं होगा जिसकी कीमत तुमने इस जीवन में सबसे कम आकी। ये फैसला जल्लाद करेगा कि तुम्हारे पापों के मुताबिक तुम्हारा कौन सा अंग काटा जाए। एक क्षण को आलोक की आंखों के सामने अब तक देखे सारे अपाहिजों की फौज गश्त करती चली गई। वो दृश्य इतना भयानक था कि उसकी रूह कांप उठी। वो बेचैन हो उठा। उसका मन पूरी तरह से शरीर के स्वस्थ होने के भाव से भरा था। वो एक सफल स्वस्थ पुरुष था। वो कैसे बिना हाथ या बिना पैर के जी पाएगा? वो अपने बच्चों को, प्रिया को, अपने दफ्तर को इस हालत में कैसे देखेगा? इस शारीरिक अपंगता का विचार उसके मानसिक अहंकार को तार तार कर रहा था। कालदूत, यमराज ने आदेश दिया। तुरंत सभा के एक कोने से एक और भयावह आकृति सामने आई। ये था जल्लाद। उसके हाथ में एक भारी भरकम जंग लगा हुआ अस्त्र था जो न्याय की कठोरता को दर्शाता था। जल्लाद की चाल धीमी और उद्देश्यपूर्ण थी और उसकी नजरों में कोई भावना नहीं थी। आलोक की घिग्गी बंध गई। उसने अपने पांव जमीन में गड़ाने की कोशिश की पर उसके शरीर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। जल्लाद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस भयानक अस्त्र की परछाई आलोक के चेहरे पर पड़ रही थी। जल्लाद ने बिना कोई शब्द कहे आलोक के दाएं हाथ को जमीन पर लिटाए गए एक पत्थर पर जोर से रखा। आलोक चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। ये दायां हाथ था जिससे वो काम करता था, जिससे वो दस्तखत करता था, जिससे वो प्रिया पर हाथ उठाता था। जल्लाद ने अस्त्र ऊपर उठाया। वो पल एक युग जैसा लंबा हो गया। आलोक ने देखा अस्त्र का धारदार किनारा उसके हाथ की ओर तेजी से बढ़ रहा था। भय, पश्चाताप और जीवन की चाहत ने मिलकर उसके अंदर एक अंतिम चीख जगाई। वो पूरी तेजी से आंखें मीच के चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं प्रिया को अब कभी। पर अस्त्र उसके शरीर के किसी भी अंग पर पड़ता उससे पहले ही एक अजीब सी गर्माहट ने उसे घेर लिया। एक मजबूत लेकिन कोमल हाथ ने पीछे से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अस्त्र की आवाज उसके कानों में गूंजती रही पर अब वो गूंज दूर होती जा रही थी। डरते डरते लगभग 1 मिनट बाद आलोक ने अपनी आंखें खोली। सामने प्रिया थी। वो घबराहट में उसका हाथ पकड़े हुए थी। उसने इधर उधर नजर डाली। ये वही ड्राइंग रूम का सोफा था जिस पर वो दफ्तर से आकर बिना कपड़े बदले ही लेट गया था। उसने अपनी चिकोटी काटी। वो जिंदा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, जैसे उसने कोई बहुत लंबी, थका देने वाली यात्रा की हो। उसने तुरंत अपने हाथ पैर टटोले, हर अंग को छूकर देखा। सब सही सलामत थे। तो ये सपना था? उफ, कितना भयानक! कहीं ये सच हो जाता तो? आलोक का पूरा शरीर फिर एक बार कांप उठा। उसे याद आया वो समोसे की बात पर चिल्लाकर और गुस्से में घर से निकलकर जाने की बजाय शायद सोफे पर लेट गया था और तभी उसकी आंख लग गई थी। ये सपना यथार्थ जैसा था, इतना वास्तविक कि उसे अपने शरीर के अंगों का सही सलामत होना किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। उसने फिर प्रिया पर नजर डाली। प्रिया ने डर के मारे तेजी से उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये उसका नया बहाना तो नहीं है चिल्लाने का। पर इस बार आलोक ने अपनी पत्नी का हाथ खुद कस के पकड़ लिया। उसका हाथ कांप रहा था पर उसकी पकड़ में एक नई अभूतपूर्व दृढ़ता थी। प्रिया, सुनो। आलोक की आवाज भारी थी। उसमें बरसों का अहंकार टूटकर पिघल रहा था।
उसकी आंखों में पश्चाताप की नमी थी। मैं भूल गया था कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरा अपना आधा अंग। मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया। मुझे यमराज ने सजा सुनाई, आधा अंग काटने की। आलोक ने अपना सिर प्रिया के कंधे पर झुका लिया। ये वर्षों बाद हुआ जब उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी कमजोरी स्वीकारी थी। प्रिया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगी? पति के व्यवहार में अचानक आए इस अभूतपूर्व बदलाव से प्रिया स्तब्ध रह गई। उसका शरीर जो डर के मारे अकड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये अचानक क्या हो गया। लेकिन बरसों बाद पति की आंखों में दिखा पश्चाताप की नमी, असीमित प्यार और उसका कोमल स्वर उसे कहीं भीतर तक भिगो गए। आंखों में खुशी के आंसू भर गए। उसके लब खामोश थे, पर उस मौन में भी उसका दूसरा हाथ जो खाली था, आलोक के हाथ के ऊपर आकर अपनी मंजूरी और क्षमा की मुहर लगा रहा था। अमन और आद्या ने दूर से ये दृश्य देखा। वे अपने कमरे के दरवाजे से बाहर आए। उन्होंने अपने पिता को पहली बार अपनी मां के प्रति इस तरह के भावुक और कोमल व्यवहार में देखा। ये दृश्य उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आलोक ने उन्हें बुलाया और पहली बार बच्चों ने बिना डरे अपने पिता के पास जाने की हिम्मत की। आलोक ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। आज से हम सब एक हैं, उसने कहा। प्रिया मेरी शक्ति है, मेरा अर्धांग है, और तुम दोनों मेरी दुनिया हो। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे को पूरा करता है। वैसे तो सभी रिश्ते जन्म से जुड़े होते हैं, माता पिता, भाई बहन इत्यादि। बस यही वो रिश्ता है जो दो अजनबियों के बीच बाद में बनता है, और हमारे धर्म व संस्कृति के अनुसार ये जन्म जन्मांतर तक चलता है। जब तक पुरुष अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति नहीं बल्कि अपना अविभाज्य अर्धांग नहीं मानेगा, तब तक वो स्वयं अधूरा और अपंग ही रहेगा। अहंकार और क्रूरता का अंत केवल पश्चाताप और प्रेम की स्वीकारोक्ति में ही हो सकता है। दोस्तों, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।